इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते किसे हैं, पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। जब किसी परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की बात कर रही हूँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो धन आवेशित नाभिक का पूर्ण आवेश वो ही इलेक्ट्रॉन अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो इसलिए नाभिक का जो आवेश है वो उस इलेक्ट्रॉन द्वारा ही अनुभव किया जाएगा, फील किया जाएगा। ऐसी स्थिति में नाभिकीय आवेश की गणना कूलाम नियम से की जा सकती है। लेकिन अगर परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, अभी तो हमने एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की बात करी थी, लेकिन अब एक से ज्यादा प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे? अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश के आकर्षण के कारण अंदर की ओर आकर्षित होंगे और साथ साथ ही बीच में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर ऋणावेश होता है उनसे वो प्रतिकर्षित होंगे। देखिए हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन वो बाहरी है, ठीक है, बाहर वाला पार्ट है, यानी कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये जो ग्रीन वाले हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन है, डार्क ग्रीन वाले, और ये जो लाइट ग्रीन वाले हैं वो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये जो बाहर के ब्लू एरिया में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के द्वारा आकर्षित होंगे, तो ये इन न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अंदर की ओर खींचेगा। लेकिन होगा क्या कि इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और इन बीच वाले इलेक्ट्रॉन के में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इसके कारण होता क्या है कि जितना नाभिकीय आवेश बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अनुभव करना चाहिए उतना वो नहीं कर पाते हैं। ये बात समझ में आ गई कि जब ये बीच में, अगर नाभिक और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, तो वो उस नाभिक से उतनी अधिक मतलब प्रभावी ढंग से आकर्षित नहीं हो पाएगा जितना कि उसको होना चाहिए। तो जो वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो नाभिकीय आवेश अनुभव करते हैं उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्योंकि अब क्या होगा, ये कम जो है वो नाभिकीय आवेश अनुभव करेंगे। कौन? बाहरी इलेक्ट्रॉन। तो जितना भी अनुभव करते हैं वो नाभिकीय आवेश उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और इसे ZEFF, EFF का मतलब यहाँ इफेक्टिव, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में आंतरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक का परिरक्षण होता है, ओके, एवं इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। नाभिकीय आवेश में आए इन अंतर को आवरण स्थिरांक सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है। तो जब नाभिकीय आवेश, कौन सा? प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको हमें निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ZEF = Z माइनस सिग्मा। सिग्मा अभी मैंने आपको बताया ये क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बीच वाले, ये क्या करते हैं? इस न्यूक्लियस और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में एक स्क्रीन बना लेते हैं, ठीक है। ये जो बाहर वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक स्क्रीन बना लेते हैं, इसलिए इनके प्रभाव को स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। और Z क्या है? Z यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, इसका एटॉमिक नंबर है। तो इस फॉर्मूले से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सीखेंगे। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, एक तो फॉर्मूला क्लियर हो गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ ZE क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये मैंने आपको बता दिया। और सिग्मा क्या है? आवरण स्थिरांक यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। अब यदि किसी परमाणु के लिए हमें सिग्मा का मान ज्ञात हो जाए तो हम उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की गणना कर सकते हैं। तो स्लेटर्स के कुछ रूल्स हैं जिसके अनुसार हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की गणना कर सकते हैं। तो स्लेटर्स के नियम के अनुसार सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए n के साथ व्यवस्थित करते हैं, मतलब n नंबर बढ़ता जाता है उसके साथ में हम उसको इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। अब यदि n का मान समान है तो हम उसको बढ़ते हुए l के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर n का मान समान है तो फिर हम l को लेते हैं। यहाँ पे देखिए n का मान समान है तो बढ़ते हुए l के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं? n के बढ़ते हुए क्रम में ही व्यवस्थित करते हैं। इसके अतिरिक्त s और p कक्षकों को साथ में रखते हैं। यहाँ पर देखिए ये s और p कक्षक साथ में है, यहाँ पर भी sp साथ में है,
यहाँ पे भी sp साथ में है। तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो व्यवस्थित करने का क्रम है, किसके अनुसार? स्लेटर्स के नियम के अनुसार। प्रत्येक समूह के लिए एक परिरक्षण स्थिरांक का मान होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पर तथा प्रकार पर निर्भर करेगा, और प्रत्येक समूह के लिए परिरक्षण स्थिरांक कुछ दिए गए बिंदु हैं, इनका सम्मिश्रण होता है। तो ये बिंदु कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। ns व np इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ns और np ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं यहाँ पर। ये देखिए, पहला पॉइंट जो है वो है n के उच्च मान वाले इलेक्ट्रॉन अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन से बाद अर्थात बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई परिरक्षण प्रभाव नहीं होता है। ओके, अतः s के मान में इनका योगदान 0 होता है। सेकंड पॉइंट है समान n वाले। अब n नंबर देखें, अगर समान है, इक्वल है, तो क्या होगा? समान n वाले अर्थात उसी कक्षक के अन्य इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव कितना होगा? 0.35 प्रति इलेक्ट्रॉन होगा। और 1s कक्षक में यह परिरक्षण प्रभाव कितना होगा? 0.30 होगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे और इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फिर हम जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो है किसी इलेक्ट्रॉन से एक कम n यानी कि n-1। ओके, एक कम का मतलब क्या हो गया? n-1। तो एक कम n वाले इलेक्ट्रॉन अर्थात n-1 वाले इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव कितना होगा? 0.85 होता है। तो ये जो परिरक्षण प्रभाव है कितना है? 0.35 किसके लिए है, 0.30 किसके लिए है, 0.85 किसके लिए है, ये सब आपको अपने माइंड में रखना होगा। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि एक से अधिक कम n वाले अर्थात n-2 हो गया, एक से अधिक कितना हो गया? n-2। एक से कम माना n-1, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक से अधिक, तो n-2 हो गया। वह अन्य आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव कितना होगा? 1 होगा। n-2 और उसके बाद वाले जितने भी जो कोश हैं उनका परिरक्षण प्रभाव एक ही होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 होगी। ये अब हम एग्जांपल्स जब करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। nd व nf इलेक्ट्रॉन के लिए सभी आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण जो है वो 1 होगा, यानी कि 1 होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ये जो जितने भी परिरक्षण मान दिए हैं ये किसके लिए दिए गए हैं? ये इलेक्ट्रॉन के लिए दिए गए हैं और ये प्रति इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना है। अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा। तो अब हमारे पास में जो शील्डिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इन नियम्स के अकॉर्डिंग हमें पता चल गई, इन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर शील्डिंग जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पता है तो हम आराम से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन हम एक एग्जांपल से करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, जिंक के किसी 3D इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना स्लेटर नियम की सहायता से कीजिए। तो चलिए करते हैं। क्या आता है जिंक के 3D इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश? तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 होता है। अब यहाँ पर किसी एक d इलेक्ट्रॉन पर हमें ज्ञात करना है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4s ऑर्बिटल के लिए देखेंगे। अब यहाँ देखिए 4s2 इलेक्ट्रॉन का जो परिरक्षण प्रभाव है वो कितना होगा? 2 × 0 होगा, क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट था वो उसमें बताया था कि जो n के उच्चतम मान वाले s ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए परिरक्षण प्रभाव की वैल्यू 0 होती है। किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। मैंने प्रति इलेक्ट्रॉन बताई थी हर वैल्यू। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर शेष 9 3D इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव। हमने 9 क्यों लिया है यहाँ पे? तो देखिए ये 3D10 है। 9 इसलिए लिया है क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना। तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे हम उन्हीं का परिरक्षण प्रभाव जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा 10 का कर दिया। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और उसमें से एक का पूछा है तो आप एक का निकालेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि एक को आपको माइनस करते हुए चलना है, क्योंकि हम उस इलेक्ट्रॉन का तो निकाल रहे हैं ना, इसलिए उसको नहीं मानना है।
तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल के इंटू 0.35 इसकी वैल्यू हमने देखी थी उसमें पॉइंट जब हमने देखे थे चारों पॉइंट्स, तो उसमें जो इसका परिरक्षण प्रभाव था उसकी वैल्यू 0.35 थी, ठीक है, n ऑर्बिटल्स के लिए। तो ये हो जाएगा 3.15। उसके बाद में जो आंतरिक 18 इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव है, अब ये तो हो गया यहाँ तक, ये निकाल लिया हमने। अब ये जो अंदर के बचे हैं ये सारे, ये देखिए कितने हैं, ये 6 और ये 6 12 और 13 14 15 16 और 17 18, टोटल 18 हैं और ये अंदर के हैं। तो हमने एक पॉइंट में बताया था कि जितने भी आंतरिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मान क्या होगा, परिरक्षण जो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो अंदर के कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, टोटल 18 हैं, तो 18 इंटू 1 कर दिया हमने, तो ये आ गया इक्वल टू 18, ठीक है। अब हमें टोटल परिरक्षण देखना है, तो जो टोटल परिरक्षण है वो आ जाएगा 21.15। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, 18 और ये 3 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 21.15 हो गया। अब इससे निकलेगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो फॉर्मूला मैं आपको बताया था कि Z इक्वल टू जेड ई डबल एफ माइनस सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा की जगह S लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी स्क्रीन कांस्टेंट का ही सिंबल है, तो आप यहाँ पे सिग्मा भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं। और जो Z है वो क्या है, वो है परमाणु क्रमांक। तो जिंक का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 30 होता है, तो 30 लिख दिया, माइनस हमने हमारे पास में S की वैल्यू जो आई है 21.15, तो इसके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना हो गया, 8.85 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, तो इन तरीके से हमें उस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालनी है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। लिथियम का विन्यास 1s2 2s1 है जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण स्थिरांक तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है कि वो किस इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव पूछ रहा है या परिरक्षण स्थिरांक पूछ रहा है, ठीक है। अभी हमने पिछले जो एग्जाम्पल थे उसमें देखे थे 3D के इलेक्ट्रॉन का वो स्थिरांक पूछ रहा था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण स्थिरांक की गणना करनी है ना। तो एक क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है कि वो किस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, कौन से ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए हमसे पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप परिरक्षण स्थिरांक की कांस्टेंट की गणना कीजिए। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 3 हैं, ओके। तो यहाँ पर 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n इक्वल टू कितना है, 2 है ना। ये देखिए ये 2s है ना, इसलिए n इक्वल टू 2 है। तो ये 1s क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, n से 1 कम हो गया तो n माइनस 1 ऑर्बिटल हो गया, और n कौन सा हुआ, n हुआ 2s ऑर्बिटल। तो n माइनस 1 के लिए हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0.85 होता है। तो यहाँ पर n माइनस 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 को, तो इसका जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो आ जाएगा 1.70। अब हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ गया तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं Z माइनस S या Z माइनस सिग्मा से। सिग्मा का मतलब वही है स्क्रीनिंग कांस्टेंट और S का मतलब भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट ही है। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 3 और हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट आया है 1.70, तो इसको माइनस करने पर 1.30 जो आएगा वो हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम के प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना। अब देखिए इसमें एल्यूमिनियम का बोला है तो इसका मतलब है कि हमें हर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो है वो परिरक्षण कांस्टेंट निकालना होगा, स्थिरांक हमें निकालना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब यहाँ पर ये जो पहला वाला है इसके ऊपर हमें अंदर वाले 12 इलेक्ट्रॉन का निकालना है, क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इस पहले वाले को हम छोड़ देंगे, 3p1 को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसके अंदर जो 12 इलेक्ट्रॉन है उनका हम निकालेंगे तब जाके पूरे एल्यूमिनियम का निकल जाएगा। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं
n कोश वाले जो है वो कितने हैं 3s2, यानी कि n कोश में 2 और इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमने वहां जब पॉइंट्स देखे थे स्लेटर्स के रूल्स के, तो उसमें देखा था कि जो n ऑर्बिटल होगा, n कोश होगा, उसमें प्रति इलेक्ट्रॉन जो स्थिरांक होगा, कांस्टेंट होगा, वो कितना होगा 0.35। तो प्रति इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 0.35, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.70। नेक्स्ट हम चलते हैं n-1 कोश की ओर। तो n-1 कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2s और 2p जो है वो n-1 के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन। तो प्रति इलेक्ट्रॉन कितना था? 0.85 थी वैल्यू आवरण स्थिरांक की या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 × 0.85 = 6.80 आ जाएगा। अब हम और अंदर चलें, यानी कि n-2 की ओर चलें। तो n-2 कोश में यहाँ देखिए केवल एक ही है हमारे पास में 1s ऑर्बिटल, और इस 1s ऑर्बिटल में हमारे पास में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, क्योंकि हमने कहा था कि अंदर के जितने भी इनर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें प्रति इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो टोटल कांस्टेंट आया है हमारे पास में वो आ गया है 0.70 + 6.80 + 2 = 9.50। तो ये तो आ गया हमारे पास में सिग्मा की वैल्यू या एस की वैल्यू, जिसे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब हमें निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो वैल्यू है किसकी, एल्यूमिनियम के परमाणु क्रमांक का मान 13 होता है, तो 13 - 9.50, तो ये आ जाएगा 3.50। तो ये आ गया एल्यूमिनियम के ऊपर प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इस तरह से हम प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, इसका हमें निकालना है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। अब हमें निकालना है इसका पूरे का जो है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालना है। तो इसका मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी हमें सभी इलेक्ट्रॉन का निकालना होगा। तो नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन पर भीतर के 6 इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव पड़ेगा, है ना। मैंने बताया था ना कि जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ना होता है, बाकी के अंदर के इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, तो हम जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनका काउंट करेंगे, क्योंकि पहले वाले इलेक्ट्रॉन का तो क्या है, उन 6 के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करेंगे, केवल 6 को ही करेंगे, क्योंकि उन 6 के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उस पहले वाले इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे जो P3 था इसको हमने यहाँ पे ये देखिए P2 कर दिया, ये P3 था। ओके, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया क्योंकि उसका हम निकाल रहे हैं। तो पहला है बाह्यतम n कोश के 4 इलेक्ट्रॉन। n कोश कौन सा हो गया, ये 2s और ये 2p हो गया। तो इसमें यहाँ देखिए इस वाले में यहाँ ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो n कोश के लिए जो पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वो थी 0.35। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी 4 × 0.35, तो ये हो जाएगा 1.40। ठीक है, अब हम अंदर चलें n-1 की ओर। तो n-1 में हमारे पास में क्या है, केवल 1s ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव हो जाएगा 2 × 0.85, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.70। ठीक है, अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई स्क्रीनिंग कांस्टेंट की, 1.40 + 1.70 = 3.10। ये टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास में, सिग्मा बोलो चाहे एस बोलो, उसकी टोटल वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो Z - S होता है, तो Z कितना है इसके लिए 7 है, तो 7 - 3.10 कर देंगे। तो इसकी जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर टोटल प्रभावी नाभिकीय आवेश आ जाएगा। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन के लिए भी जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इन एग्जांपल से अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बस आप स्लेटर्स के रूल्स जो हैं वो उसके पॉइंट्स जो हैं किस के लिए
जैसे ही आपको लर्न हो जाएगी तो आप किसी भी परमाणु के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।